पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। जहां पहले ग्लोबल मैटर्स में यूएसए, चाइना और रशिया इन 3 देशों को ही ग्लोबल पावर माना जाता था और इंडिया के बड़े साइज और पॉपुलेशन के होते हुए भी इंडिया को कमजोर देश समझते हुए इग्नोर कर दिया जाता था। वेस्ट के डिप्लोमेट्स तो ओपनली इंडिया और इंडियन नीतियों को ह्यूमिलिएट करते थे। वहीं आज इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर कर आ रहा है। इंडिया अब हर बड़े मुद्दे पर अपना स्टैंड रखता है और इतनी पावर के साथ स्टैंड रखता है कि दूसरी बड़ी पावर अब चाहकर भी इंडिया के स्टैंड को दबा नहीं पाते। अब जियो पॉलिटिक्स में भी इंडिया और इंडिया के स्टैंड्स काफी मैटर करते हैं और दूसरे बड़े देश इंडिया से अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बनाने की ताक में रहते हैं। ये बदलाव काफी हद तक आया है इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के कारण, जिसकी कमान 2019 में डॉक्टर एस जयशंकर के हाथों में सौंप दी गई थी, जो बहुत ही डिप्लोमेटिकली इंडिया का स्टैंड ग्लोबल स्टेज पर इस तरह रखते हैं कि इंडिया का ग्लोबल परसेप्शन एक स्ट्रॉन्ग देश के रूप में होना शुरू हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ हर देश के मिनिस्टर्स करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जिसका इंडिया के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है, उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बड़ी रैली के बीच डॉक्टर एस जयशंकर की तारीफ करते हुए पाए गए। आज की इस वीडियो में हम इन सज्जन डॉक्टर एस जयशंकर की ग्लोरियस लाइफ स्टोरी को जानेंगे और उनके पैनल इंटरव्यू से कुछ ज्यादा उनको जानने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है कि हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को आजाद हुए 8 साल ही हुए थे जब 1955 में दिल्ली की एक वेल एजुकेटेड हिंदू फैमिली में सुब्रमण्यम जयशंकर का जन्म हुआ। डॉक्टर एस जयशंकर की तरह ही इनके पिता का कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके पिता डॉक्टर कृष्ण स्वामी जयशंकर एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। साथ ही वे प्रोमिनेंट इंडियन स्ट्रेटेजी अफेयर्स एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी रहे। उनका इंडियन सिक्योरिटी, कारगिल कमेटी और न्यूक्लियर पॉलिसी मेकिंग में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था और इसीलिए उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर की माता का नाम सुलोचना जयशंकर है। उनके बड़े भाई सुब्रमण्यम विजय कुमार हिमाचल प्रदेश के एड्रेस से एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही छोटे भाई डॉक्टर संजय सुब्रमण्यम एक फेमस हिस्टोरियन है। देखा जाए तो इनका पूरा परिवार ही किसी न किसी तरीके से देश की सेवा में लगा हुआ है और इनके परिवार में एक्यूलेट्स की कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम जयशंकर ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत एयरफोर्स स्कूल दिल्ली कैंट से की थी। उसके बाद इन्होंने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करी। क्योंकि एस जयशंकर के पिता देश की सर्विस में इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर काम करते थे, इसलिए जयशंकर का इंटरेस्ट भी इन फील्ड्स में बढ़ना स्वाभाविक था। वो कॉलेज में फॉर्मली तो केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, पर अक्सर वो खुद को पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल कंज्यूम करते पाते थे। ये इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अब ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ गए। ये अपने अर्ली 20s में थे। घर वाले चाहते थे कि जयशंकर केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद केमिस्ट्री से ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी करे और इसी फील्ड में एक जॉब करें, लेकिन एस जयशंकर का इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस की तरफ था। फैमिली प्रेशर में आकर एस जयशंकर ने मास्टर्स इन केमिस्ट्री में एडमिशन ले लिया, लेकिन वो ज्यादा समय तक अपने मन की इस आवाज को दबा नहीं पाए और अपने कॉन्फिडेंट स्टाइल में उन्होंने इस कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को चुना। इससे रिलेटेड वो कहते हैं कि इंसान को अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना है तो उसे अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने भी ऐसा ही किया। मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करने के बाद उन्होंने MPhil और PhD करने का फैसला किया और PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरा करने के बाद ही एस जयशंकर बने डॉक्टर एस जयशंकर। जब से उन्होंने केमिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस की तरफ अपने करियर को बदला, तभी से उनकी जिंदगी में कई बदलाव आने शुरू हो गए। जहाँ वो केमिस्ट्री की पढ़ाई बस करने के लिए ही कर रहे थे, वहीं पॉलिटिकल साइंस की तरफ आने के बाद उनका इंटरेस्ट अपने काम और पढ़ाई की तरफ इतना बढ़ गया कि जो कोर्स महीनों में खत्म किया जाता था उसे वे हफ्तों में ही पढ़ लेते थे और हमेशा अपने कॉलेज में सबसे आगे रहते थे। कॉलेज के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने ये तय किया कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे और इसी एग्जाम को क्रैक करने के बाद उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IFS को ज्वाइन कर लिया। जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि उन्होंने IFS को क्यों चुना, तो उन्होंने इसका बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहा कि जब मैंने अपनी जवानी के दिनों में अलग अलग कल्चर्स का म्यूजिक सुनना शुरू किया था और उन कल्चर्स को जानना शुरू किया, तभी से मेरा इंटरेस्ट उन कल्चर्स और अपने कल्चर्स की तरफ बढ़ने लगा था। इसी वजह से मैं फॉरेन सर्विसेज में आया ताकि मैं दूसरे कल्चर्स से भी इंटरेक्ट कर सकूं। खैर, आगे बढ़ते हुए 1988 से 1919 में राजीव गांधी द्वारा श्रीलंका में भेजी गई पीस कीपिंग फोर्स के सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर इन्होंने काफी इंटेलिजेंटली काम किया। इनकी नेगोशिएशन स्किल्स के लिए इन्हें काफी हार्ड नेगोशिएटर माना जाता है, जो हर नेगोशिएशन में अपने मुद्दों पर अड़े रहते हैं और इनकी इन्हीं स्किल्स की वजह से इन्होंने काफी सेंसिटिव इश्यूज को काफी इजीली हैंडल
हैंडल कर लिया है। 2004 में डॉक्टर एस जयशंकर एज अ जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली पहुंचते हैं, जहां उन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर यूएस न्यूक्लियर डील साइन करवाई थी। उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट किसी भी इंडियन डिप्लोमेट से बात तक नहीं करना चाहते थे। उस समय उनसे न्यूक्लियर डील जैसे सेंसिटिव इशू पर नेगोशिएट करना आसान काम तो नहीं रहा होगा, और उनकी हार्ड नेगोशिएशन स्किल्स यहाँ पर बहुत काम आई। डॉक्टर एस जयशंकर ने उस डील को एग्रीमेंट तक पहुंचाया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की पर्सनल लाइफ की तरफ नजर डालें तो इनकी पहली वाइफ शोभा जयशंकर की अनफॉर्चुनेटली कैंसर की वजह से अनटाइमली डेथ हो गई थी, जिनसे उन्हें एक बेटा और एक बेटी भी है। और फिर जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक जापानीज ओरिजिन की लड़की से शादी कर ली। इस तरह डॉक्टर एस जयशंकर एक अच्छे डिप्लोमेट के साथ साथ एक अच्छे फैमिली मैन भी हैं। अगर इनके करियर की तरफ वापस चले तो इनकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2009 के दौरान आया था। दरअसल 2009 से 2013 तक पूरे 4 साल ये चाइना में इंडिया की एम्बेसी में एज अ इंडियन एम्बेसडर के तौर पर रहे। चाइना जैसी सेंसिटिव कंट्री में 4 साल रहने के दौरान इन्होंने कई इंडो चाइना इश्यूज को सुलझाया है। इनके कार्यकाल के दौरान चाइना लद्दाख रीजन से देशवांग वैली तक रोड बनाने वाला था। वो डॉक्टर एस जयशंकर ही थे जिनकी डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की वजह से चाइना ने अपने कदम पीछे लेकर रोड बनाने का काम रोक दिया था। 2013 के लास्ट में ही इनकी पोस्टिंग यूएसए में एज अ इंडियन एम्बेसडर के तौर पर हो गई थी। उस दौरान इन्होंने गुजरात के सीएम और आज के इंडिया के पीएम श्री नरेंद्र मोदी की यूएस विजिट अरेंज कराई थी, जिसमें इन्होंने कई इंपोर्टेंट डिप्लोमेट्स से नरेंद्र मोदी की मुलाकात कराई थी। कहते हैं उसी दौरान डॉक्टर एस जयशंकर नरेंद्र मोदी की नजरों में आ गए थे और पीएम मोदी उनके काम करने के तरीके से काफी इंप्रेस हुए थे। इसके बाद साल 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और डॉक्टर एस जयशंकर को यूएसए से इंडिया वापस बुला लिया जाता है, और सरप्राइजली उनके रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही उन्हें 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट दे दी जाती है। 31 जनवरी 2015 को उनकी रिटायरमेंट डेट थी और 29 जनवरी 2015 को उन्हें 2 साल के लिए फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया, और उनके इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद भी उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। एक्सटेंशन की डेट खत्म होने के बाद साल 2018 में डॉक्टर एस जयशंकर एज एन डिप्लोमेट रिटायर हो गए, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। इनके स्कूलिंग पीरियड में इन्हें टाटा ग्रुप का ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑफिसर बनाया गया था, लेकिन इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स और इंटेलिजेंस की असली जरूरत इंडियन पार्लियामेंट में ज्यादा थी, जहां ये और बड़े लेवल पर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम कर पाएंगे। जब साल 2019 में बीजेपी की सरकार दोबारा से आई, तब कैबिनेट ने उन्हें गुजरात की सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर सीधे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया। बड़ी बात तो यह है कि अब तक कोई भी डिप्लोमेट डायरेक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की बड़ी पोस्ट पर सीधे अपॉइंट नहीं किया गया था। उनकी इस अपॉइंटमेंट से अपोजिशन के लीडर्स भी खुश थे, जो कि एस जयशंकर की काबिलियत को दर्शाता है। इनकी इन्हीं काबिलियत को देखकर साल 2019 में इन्हें इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविल अवार्ड पद्मश्री से भी नवाजा गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी एक किताब भी लिखी, द इंडिया वे, जिसको 2020 में रिलीज किया गया। इसके तीसरे चैप्टर कृष्णा चॉइस द स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑफ राइजिंग पावर में इन्होंने कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग कोट्स लिखे हैं कि अ नेशन दैट डज नॉट ऑनर इट्स पास्ट हैज अ नो फ्यूचर, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द कॉन्सिक्वेंसेस आर, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये बातें उनकी भारत के इतिहास और भारत की सोच में विश्वास दिखाती हैं। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया में चर्चा का विषय बने हुए थे, जिसकी वजह ये थी कि रशिया और यूक्रेन वॉर के दौरान यूरोप और वेस्ट इंडिया पर प्रेशर बना रहे थे। तब डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूरोप की हिपोक्रेसी को सामने दिखाते हुए इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट स्टैंड आगे रखा, जो कि कई दशकों में पहली बार हुआ है कि इंडिया ने वेस्ट से आंख मिलाते हुए अपना स्टैंड आगे रखा। डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि पुराना इंडिया अब बदल रहा है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है वैसे वैसे इंडिया भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया अब म्यूचुअल रिस्पेक्ट की डिमांड करता है। दुनिया के कई सूडो इंटेलेक्चुअल्स को डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया की ये पोजीशन रास नहीं आ रही है। आपका डॉक्टर एस जयशंकर और उनके काम करने के तरीके पर क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।